हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? सुप्रभात, वेलकम। आपका पाठ नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जिसकी मैंने पिछली क्लास में आपके लिए प्रिय छात्र छात्राओं रक्त क्या है यानी रक्त के बारे में मैंने सामान्य जानकारी दी थी और रक्त के कार्य। इसके अलावा प्लाज्मा में 3 प्रकार की जो कणिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु, इनके कार्यों के बारे में बताया कि हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं। आज एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं, रक्त समूह। कौन सा प्रारंभ कर रहे हैं? रक्त समूह। आई बात समझ। कल मैं आपको बता रहा था कि रक्त को कितने समूहों में बांटा गया है, तो उससे संबंधित टॉपिक है अपना कौन सा? रक्त समूह। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, रक्त समूह। तो सुनिए, सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने, यानी वैज्ञानिक हुए थे अपने कार्ल लैंडस्टीनर, यानी सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में, कब? 1901 में आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं, यानी जो क्या होती हैं, आरबीसी की कोशिकाएं होती हैं, उन पर क्या पाए जाते हैं? प्रतिजन पाए जाते हैं। तो प्रतिजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर यानी रक्त को 4 समूहों में क्या किया था? विभाजित किया था। समझना, सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में, यानी कौन से सन में? 1901 में, यानी सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में जो रक्त है, रक्त का विभिन्न समूहों में क्या किया? वर्गीकरण किया। और वर्गीकरण कैसे किया? कि जो रक्त होता है, रक्त की जो लाल कणिकाएं होती हैं, जो आरबीसी होती हैं, क्या होती हैं? आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर रुधिर को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया। आई बात समझ में? तो एक प्रश्न इसमें बन जाता है शुरुआत में कि रुधिर वर्गों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो एक प्रश्न इसमें लिख लेना। पहला प्रश्न ये बन जाता है इसमें कि रक्त समूह, और रक्त समूह में आप प्रश्न लिखना, ठीक है ना? ये तो एक कॉमन हेडिंग हो गई आपकी, रक्त समूह। अब इसके अंदर प्रश्न लिख लेना, और प्रश्न आपका बनता है, ध्यान देना, समझना प्रिय छात्र छात्राओं। तो पहला प्रश्न लिख लेना इसमें कि रुधिर वर्गों की खोज किस वैज्ञानिक ने की। ध्यान देना, रुधिर वर्गों की खोज, रुधिर वर्गों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रुधिर वर्गों की खोज किस वैज्ञानिक की थी? ध्यान देना, रुधिर वर्गों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपका उत्तर होना चाहिए, मैंने अभी बताया कि रुधिर वर्गों की जो खोज थी, रुधिर वर्गों की जो खोज की किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 1901 में की थी। तो इस उत्तर को नोट कर लेना। ध्यान देना, रुधिर वर्गों की खोज, उत्तर लिख के और लिखना, रुधिर वर्गों की खोज किसकी? रुधिर वर्गों की खोज यानी कार्ल लैंडस्टीनर। कौन से वैज्ञानिक हुए थे अपने? कार्ल लैंडस्टीनर, एक वैज्ञानिक हुए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में, कौन से सन में प्रिय छात्र छात्राओं? 1901 में की थी। रुधिर वर्गों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। आई बात समझ प्रिय छात्र छात्राओं? तो ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है कि रुधिर वर्गों की खोज किस वैज्ञानिक ने की, और आपका उत्तर लिखाया है कि रुधिर वर्गों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। यानी एक वैज्ञानिक हुआ था कार्ल लैंडस्टीनर, उसने रुधिर वर्गों की खोज की थी। कब? 1901 में। आई बात समझ में? अगला जो इसमें प्रश्न बनता है, पहले मैं प्रश्न लिखा देता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा पूरा विस्तार कि ABO रक्त समूहीकरण को समझाइए। आपका जो अगला प्रश्न बनता है इसमें रक्त समूह में कि ABO, ध्यान देना, एक प्रश्न लिख लो, नोट कर लो पहले, ABO रक्त समूहीकरण को समझाइए। ABO रक्त समूहीकरण को, यानी ABO रक्त समूहीकरण को समझाइए। आई बात समझ में? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, नोट करना है इसको कि ABO रक्त समूहीकरण को समझाइए। तो ध्यान देना, अब इसको समझिए आप, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका।
तो देखिए अभी मैं आपको बता रहा था, ध्यान देना, कि कॉल लैंडस्टीनर ने 1901 में जो रुधिर वर्गों की जो खोज की थी वो आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी यानी लाल रुधिर कोशिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं, यानी आर से रेड, बी से ब्लड, सी से सेल, तो क्या हो गई, लाल रुधिर कोशिकाएं हो गई, लाल रुधिर क्या हो गई, कोशिकाएं हो गई। तो लाल रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं उनकी सतह पर क्या पाए जाते हैं, प्रतिजन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, प्रतिजन, और प्रतिजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर, यानी प्रतिजन जो पाए जाते हैं आरबीसी की कोशिकाओं पर, आरबीसी कोशिकाओं पर प्रतिजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर रक्त जो था उसको विभिन्न समूहों में क्या किया, बांटा, या विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया। इसमें आपको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि जो आरबीसी की कोशिकाएं जो होती हैं, समझना, ध्यान देना, आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं इन पर क्या पाए जाते हैं, प्रतिजन पाए जाते हैं। ये जो प्रतिजन होते हैं आरबीसी की कोशिकाओं पर, गौर देना प्रिय छात्र छात्राओं, कि आरबीसी की कोशिकाओं पर जो प्रतिजन जो होते हैं ये प्रतिजन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोलिपिड के क्या बने हो सकते हैं। ध्यान देना कि आरबीसी की कोशिकाओं पर जो प्रतिजन पाए जाते हैं, यानी आरबीसी की कोशिकाओं पर क्या पाए जाते हैं, जो प्रतिजन पाए जाते हैं, एक प्रतिजन तो वो थे, कौन से, शुरुआत में आपको पाठ जो हुई थी, प्रतिजन वह बाह्य रोगाणु एवं क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, एक प्रतिजन तो वो होते हैं, और एक प्रतिजन क्या होते हैं, हमारे आरबीसी की कोशिकाओं पर पाए जाते हैं। आई बात समझ में। तो आरबीसी की कोशिकाओं पर जो प्रतिजन पाए जाते हैं, ध्यान देना, ये प्रतिजन किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, ध्यान देना, किससे बने होते हैं, प्रोटीन के। इसके अलावा किससे बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से, किससे बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से। इसके अलावा किससे बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोलिपिड। आई बात समझ में। जो आरबीसी की कोशिकाएं होती हैं इन पर जो प्रतिजन पाए जाते हैं ये प्रोटीन से बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोलिपिड के बने हो सकते हैं। लेकिन वो प्रतिजन जो, कौन से प्रतिजन, जिनको हम कह रहे थे, जो वे प्रतिजन जो बाह्य रोगाणु कैसे होते हैं, जो बाह्य रोगाणु एवं क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। आई बात समझ। वो प्रतिजन जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं, आपको ध्यान देना, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड एवं न्यूक्लिक अम्ल। ये अंतर ध्यान रखना, वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड एवं न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल उस समय मैंने लिखा है, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए क्या होता है प्रिय छात्रों, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ध्यान देना प्रतिजनों में अंतर है, यानी जो वो प्रतिजन जो बाह्य रोगाणु पदार्थ होते हैं ना, वो उनका तो रासायनिक संगठन क्या होता है, वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से, पॉलीसैकेराइड से, लिपिड से और न्यूक्लिक अम्ल से। जबकि आरबीसी की कोशिकाओं पर जो प्रतिजन पाए जाते हैं ये प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से, यानी किससे बने होते हैं, प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से या ग्लाइकोलिपिड से। आई भाषा में इसके बने होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। और वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं प्रोटीन से, पॉलीसैकेराइड से, लिपिड से या न्यूक्लिक अम्ल से। किससे बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल से, यानी लिपिड से बने होते हैं। और किससे बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। आई बात समझ में, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ध्यान देना, समझना कि जो ये प्रतिजन जो होते हैं, ये जो प्रतिजन होते हैं, यानी प्रतिजन एक क्या होते हैं, विकल्पी होते हैं, विकल्प के रूप में पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं, वंशानुगत होते हैं, जो माता पिता दोनों से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं, वंशानुगत होते हैं। यानी जो प्रतिजन होते हैं कैसे होते हैं, विकल्प के रूप में होते हैं, युग्म के रूप में होते हैं। और ये वंशानुगत होते हैं, वंशानुगत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, आई बात में। और ये हमें माता पिता से भी क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। यानी जो माता पिता होते हैं उन दोनों से हमें प्राप्त होते हैं। आई बात समझ में। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आरबीसी की कोशिकाओं पर दो प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। ध्यान रखना, आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं, लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं, उन पर दो प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। आई समझ, प्रतिजन ए यानी अपना प्रतिजन ए, इस तरह प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। प्रतिजन लिखना पहले, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। यानी जो आरबीसी की कोशिकाएं होती हैं इन पर दो प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, एक तो होता है प्रतिजन ए और एक होता है प्रतिजन बी। आई बात समझ में।
अब समझना, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें। यानी प्रतिजन जो होते हैं कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, और इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर, अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह को जो होता है उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो रक्त के कितने समूह होते हैं? 4 समूह होते हैं। अब समझिए कि जिनकी आरबीसी पर, यानी ध्यान देना, लिखाऊंगा मैं बाद में, पहले आप समझ लो कि जिनकी आरबीसी पर यानी प्रतिजन ए पाया जाता है तो उनका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए होगा। यानी लाल रुधिर कणिकाओं पर जब प्रतिजन ए उपस्थित है, आई बात समझ में, कि जो आरबीसी की कोशिकाएं हैं, समझना, जो आरबीसी की कोशिकाएं हैं और उन पर जब प्रतिजन क्या है? ए उपस्थित है। ए, आई बात समझ, कौन सा? ए प्रतिजन क्या है? उपस्थित है। आई बात समझ, तो उनका जो ब्लड ग्रुप है, उनका जो रक्त समूह है वो क्या होगा? ए होगा। जिनकी आरबीसी की जो कोशिकाएं हैं, ध्यान देना, जिनकी जो आरबीसी की कोशिकाएं हैं और उन आरबीसी की कोशिकाओं पर यदि प्रतिजन कौन सा पाया जा रहा है? बी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी होगा। आई बात समझ। और जिन आरबीसी की कोशिकाओं प्रतिजन ए और बी दोनों ही उपस्थित होते हैं तो रक्त समूह कौन सा होगा? ए बी होगा। कौन सा होगा? ए बी होगा। और जिन पर, यानी जिन आरबीसी कोशिकाओं पर ना तो प्रतिजन ए पाया जा रहा है और ना बी पाया जा रहा है तो कौन सा होगा? ओ होगा, जिसको हम शून्य वर्ग के नाम से भी जानते हैं। ओ भी कह देते हैं, शून्य भी कह देते हैं। आई बात समझ में? दोबारा समझिए, अगर आरबीसी की कोशिकाओं प्रतिजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। यदि आरबीसी कोशिकाओं प्रतिजन बी पाया जा रहा है, क्योंकि प्रतिजन 2 ही प्रकार के होते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। अगर प्रतिजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। यदि आरबीसी की कोशिकाओं प्रतिजन बी पाया जा रहा है तो कौन सा होगा? बी होगा। यदि आरबीसी की कोशिकाओं प्रतिजन ए और बी दोनों ही उपस्थित हैं तो रुधिर जो ब्लड ग्रुप है कौन सा होगा? ए बी होगा। और माना इनमें से कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जा रहा, ना प्रतिजन ए ना प्रतिजन बी, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ओ होगा, जिसको हम शून्य वर्ग के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार 4 ब्लड ग्रुप बनते हैं। आई बात समझ में? और कोई ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा। देख लेना, ए है तो ए, बी प्रतिजन है तो ब्लड ग्रुप बी, दोनों उपस्थित हैं, ए बी, और कोई भी उपस्थित नहीं है, ना प्रतिजन ए और प्रतिजन बी, तो कौन सा होगा? ओ होगा। आई बात समझ में? और इसी व्यवस्था को, यानी जो ये व्यवस्था मैंने बताई है, इसी व्यवस्था को हम ए बी ओ समीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? कौन से समीकरण कहते हैं? ए बी ओ समीकरण के नाम से जानते हैं। तो इसको नोट कर लेना। वही प्रश्न मैंने आपको लिखाया है कि ए बी ओ रक्त समीकरण को समझाइए। आई बात समझ? ए बी ओ रक्त समीकरण को समझाइए। तो ध्यान देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है आपका। आई बात समझ में? तो इसको नोट कर लेना। लिखा रहा हूं मैं अब उत्तर इसको कि लाल रुधिर कणिकाएं, कौन सी प्रिय छात्र छात्राओं? लाल रुधिर कणिकाएं। तो ध्यान देना, बोर्ड की तरफ नोट करना प्रिय छात्राओं, छात्र एवं छात्रों। तो देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर, लाल रुधिर कणिकाओं जिनको हम आरबीसी भी कह देते हैं, आरबीसी आ रही है, लाल, आर से रेड, लाल, बी से ब्लड, यानी क्या हो गया? रक्त, और सी से सेल। आई बात समझ में? और कोशिकाओं के बारे में तो मैंने बहुत व्याख्या की है आपकी बार बार कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? हम कोशिका कहते हैं। आई बात में? क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं। तो देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर, लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर मुख्य रूप से, कैसे? प्रमुख रूप से या मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। आरबी लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिका की सतह पर, लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर, लाल रुधिर कोशिकाओं की कणिकाएं लिख लो, लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर या लाल रुधिर कोशिकाओं की सतह पर, एक ही बात है, कणिकाओं की सतह पर मुख्य रूप से, कैसे? प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से 2 प्रकार के, कैसे प्रिय छात्र छात्राओं? 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के प्रतिजन, 2 प्रकार के प्रतिजन, 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। आई बात समझ में? 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। आई बात समझ में? पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? ध्यान देना,
जिन्हें प्रतिजन ए व प्रतिजन बी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया था आपके लिए, जिन्हें प्रतिजन ए क्या कह देते हैं फिर ये छात्राओं, जिन्हें प्रतिजन ए कह देते हैं, व प्रतिजन बी कहते हैं। क्या कहते हैं, बी कहते हैं, प्रतिजन बी कहते हैं। आई बात समझ, जिन्हें प्रतिजन ए व प्रतिजन बी कहते हैं। मैंने बताया था कि आरबीसी की कोशिकाओं पर दो प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। आई बात समझे। आगे फिर इसमें नोट करना कि इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर, आई बात समझ में, इन प्रतिजनों की उपस्थिति, इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर, इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर, ध्यान देना, आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह, कौन से, रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं फिर ये छात्राओं, 4 प्रकार के होते हैं। आई भाषा में 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रम से ए, बी, एबी व ओ समूह कहते हैं। तो नोट करना, जिन्हें कितने ब्लड ग्रुप निकल के आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। जिन्हें ए, बी, एबी व ओ, वह कौन सा हो गया, ओ हो गया, वह ओ समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, ए, बी, एबी व ओ समूह कहते हैं। आई बात समझ में। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात आपके प्रिय छात्राओं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं इसमें से, समूह कहते हैं। ऐसा में, और इस वर्गीकरण को, यानी इस वर्गीकरण जो मैंने वर्गीकरण बताया है, जो क्लासिफिकेशन आपको समझाया है, ऐसा में इस वर्गीकरण को क्या कह देते हैं, इस वर्गीकरण को ABO समीकरण कहते हैं। इस वर्गीकरण को ABO समूहीकरण कहते हैं। आई बात समझ में, ABO समूहीकरण कहते हैं। क्या कह देते हैं फिर ये छात्राओं, इस वर्गीकरण को ABO समूहीकरण कहते हैं। आई बात समझ में। तो ध्यान देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ABO रक्त समीकरण को समझाइए। प्रश्न क्या था, ABO समीकरण को समझाइए। और आपका उत्तर बताया मैंने कि लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, लाल रुधिर कोशिकाओं की सतह पर मुख्य रूप से कितने प्रकार प्रतिजन पाए जाते हैं, 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, जिन्हें प्रतिजन ए और प्रतिजन बी कहते हैं। और इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। आई बात समझ भाई, प्रतिजन ए, अगर आप जानते हैं लाल रुधिर कोशिकाओं प्रतिजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। अगर यदि लाल रुधिर कोशिकाओं की सतह पर प्रतिजन बी है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा। दोनों ही प्रतिजन उपस्थित हैं आरबीसी कोशिकाओं पर, तो कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप ए बी। और माना कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं है, ना प्रतिजन ए और ना प्रतिजन बी, तो कौन सा होगा, ओ होगा। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ओ। और इस वर्गीकरण को हम ABO समीकरण कहते हैं। आई बात समझ में। तो ध्यान देना, ये आपका ABO समीकरण। अब इसको पैराग्राफ चेंज कर लिखना कि ए रुधिर समूह की लाल कणिकाओं प्रतिजन ए, तो नोट करना पैराग्राफ चेंज करके, ए रुधिर समूह, यानी ए रुधिर समूह की लाल रुधिर कणिकाओं पर, आई बात समझ में, ए रुधिर समूह की लाल रुधिर कणिकाओं पर, आई बात समझ, लाल रुधिर कणिकाओं पर, आ रही बात समझें, ए रुधिर समूह की लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन ए, कौन सा प्रतिजन पाया जाता है प्रिय छात्राओं, प्रतिजन ए, कौन सा पाया जाता है, प्रतिजन ए
आई बात समझ में, प्रतिजन ए, ठीक है ना। आगे चलिए, प्रतिजन ए तथा, प्रतिजन ए तथा विरुधिर, विरुधिर, विरुधिर समूह, विरुधिर समूह, विरुधिर समूह की लाल रुधिर कणिकाओं पर, विरुधिर समूह की लाल रुधिर, लाल रुधिर कणिकाओं पर, लाल रुधिर कणिकाओं पर, कणिकाओं पर बी प्रतिजन पाया जाता है। कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? कणिकाओं पर बी प्रतिजन, बी पाया जाता है। चाहे इस तरह लिख लेना, चाहे लिख लेना बी प्रतिजन पाया जाता है, कैसे भी नोट कर लेना, बी प्रतिजन, बी प्रतिजन पाया जाता है। कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? बी पाया जाता है। आई बात समझ में, बी प्रतिजन पाया जाता है। और ए बी प्रकार के रुधिर समूह की, ध्यान रखना, ए बी प्रकार के, कौन से प्रिय छात्र छात्राओं? ए बी प्रकार के, ए बी प्रकार के रुधिर, ए बी प्रकार के रुधिर, आई बात समझ, ए बी प्रकार के रुधिर समूह की, रुधिर समूह की लाल रुधिर कणिकाओं पर, लाल रुधिर कणिकाओं पर, लाल रुधिर कणिकाओं पर कौन कौन से प्रतिजन पाए जाते हैं? लाल रुधिर कणिकाओं पर ए व बी प्रतिजन पाए जाते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं पर ए व बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं। आई बात समझ में, कैसे पाए जाते हैं? दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं। आई बात समझ में। आगे चलिए, जबकि ओ रुधिर समूह की, कौन से समूह की प्रिय छात्रा? ओ की, जबकि, जबकि ओ रुधिर समूह की, जबकि ओ रुधिर समूह की, ओ रुधिर समूह की, जबकि ओ रुधिर समूह की, समूह की लाल रुधिर कणिकाओं पर, किस पर? लाल रुधिर कणिकाओं पर, लाल रुधिर कणिकाओं पर, यानी जबकि ओ रुधिर समूह की लाल रुधिर कणिकाओं पर कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता, जबकि ओ रुधिर समूह की लाल रुधिर कणिकाओं पर कोई प्रतिजन, कोई प्रतिजन, कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है। आई बात समझ में, कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है। इसलिए क्या कह देते हैं इसको? मैंने अभी बताया, ओ समूह कह देते हैं। क्या कह देते हैं प्रिय छात्र छात्रा? ओ, या इसको शून्य समूह भी, शून्य वर्ग भी कह देते हैं, शून्य समूह भी कह देते हैं, शून्य ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में। तो ये आपका ABO समीकरण के बारे में। आगे चलते हैं, आगे इसमें बताया गया है कि ए और बी, जो अपना ए और बी जो प्रतिजन पाए जा रहे हैं ना आरबीसी कोशिकाओं पर, कौन कौन से? ए और बी। ए और बी प्रतिजन के अलावा, ए और बी प्रतिजन के अलावा एक और कारक पाया जाता है, कौन सा? RH। कौन सा पाया जाता है? RH। आई बात समझ में। यानी ध्यान देना, समझना कि अपनी जो आरबीसी की कोशिकाएं होती हैं, गौर देना प्रिय छात्र छात्राओं, कि जो अपनी आरबीसी की कोशिकाएं होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, ध्यान देना, उनकी जो सतह होती है, या उनकी जो सतह होती है, उस पर दो प्रतिजन तो पाए जा रहे हैं, ए और बी, और उनके आधार पर 4 समूह हो गए रुधिर के। आई बात में कितने समूह हो गए? 4 हो गए। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ। आगे बता रहा है कि ए और बी, समझना, ए और बी प्रतिजन के अलावा, ए और बी प्रतिजन के अलावा एक और कारक पाया जाता है, कौन सा? RH। कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? RH। या कौन सा कारक पाया जाता है? RH। आई बात समझ में। आई बात, RH कारक नामक एक प्रतिजन और पाया जाता है।
आई बात समझ। और जो RH कारक था ना, इसकी खोज 1940 में, समझना मेरी बात को, इस पार्ट नंबर 2 में तो है इसके बारे में, इसमें भी बता रखा है आगे, तो पहले ही समझ लो आप कि RH कारक की खोज 1940 में, जो RH कारक थे ना उनकी खोज 1940 में कॉल लैंडस्टीनर, किसने प्रिय छात्र छात्राओं? कॉल लैंडस्टीनर, यही वैज्ञानिक था कॉल लैंडस्टीनर। और एक इसका साथी और मिल गया, बीनर। कौन सा मिल गया? बीनर। दो थे, कॉल लैंडस्टीनर और बीनर ने 1940 में मकाका रीसस नामक बंदर में, एक बंदर था इनके पास, इनका एक पालतू बंदर था जिसका नाम इन्होंने क्या रख रखा था? मकाका रीसस। मकाका रीसस। आई बात समझे? तो देखिए RH कारक क्या है कि सन 1940 में कॉल लैंडस्टीनर एवं बीनर नामक वैज्ञानिक ने मकाका रीसस नामक बंदर में एक प्रतिजन की और खोज की, उसकी RBC में, जिसे हम RH कारक के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? यानी एक बंदर जो था मकाका रीसस की RBC पर एक अन्य प्रकार के कारक का क्या लगाया था? पता, जिन्हें हम RH कारक कहते हैं। आई समझ। और RH जो शब्द है, RH संकेत का प्रयोग जो है वो रीसस शब्द को दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी रीसस। और रीसस के मकाका रीसस नामक बंदर में खोजा था, इसलिए इसको क्या कहने लग गए? रीसस। मकाका रीसस के नाम पर ही रीसस रख दिया। और रीसस का संकेत है RH। आई बात समझ में? जैसे किलोग्राम क्या संकेत के रूप में लिख देते हैं, क्या प्रतीक लिख देते हैं? kg। लंबाई को L लिख देते हैं, किलोमीटर को हम km लिख देते हैं। आई बात समझे? समय जैसे होता है उसका मात्रक सेकंड होता है, सेकंड में शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? S लिख देते हैं। इसी तरह रीसस जो था मकाका रीसस में खोजा था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? रीसस। और रीसस का जो संकेत है वो क्या है? RH है। और जिन व्यक्तियों में यह पाया जाता है, समझना मेरी बात को प्रिय छात्राओं एवं छात्र एवं छात्राओं, गौर देना कि जिनमें यह पाया जाता है, ध्यान देना, कौन? RH कारक, उन्हें RH धनात्मक कहते हैं। और जिनमें RH कारक नहीं पाया जाता है उन्हें हम क्या कह देते हैं? RH ऋणात्मक, यानी RH नेगेटिव। आई बात समझ? जिनमें पाया जाता है वो RH धनात्मक है, नहीं पाया जाता है वो RH ऋणात्मक है। और अपना जो विश्व है उसमें 85% जो लोग हैं वो RH धनात्मक हैं। कितने लोग प्रिय छात्र छात्राओं? 85%। तो 85% लोग कैसे हैं? RH धनात्मक हैं। और शेष 15% जो लोग हैं वो कैसे हैं? RH ऋणात्मक हैं। आई बात समझ? कैसे हैं? RH ऋणात्मक। अगर भारत के संदर्भ में बात करूं, वैसे आपकी बुक में ये आंकड़ा नहीं है, फिर भी समझना कंपटीशन के लिहाज से, क्योंकि आपको बहुत आगे बढ़ना है, नीट जैसे IIT जैसे कंपटीशन फाइट करने हैं, तो इसलिए बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो सुनिए कि भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो 93% लोग कैसे हैं? RH धनात्मक, यानी जो RH कारक जिनमें पाया जाता है, कितने लोग हैं ऐसे? 93%, यानी हमारी जनसंख्या का लगभग 93% जो भाग है उसमें RH कारक पाए जाते हैं। और 7% जो जनसंख्या है वो कैसी है? RH ऋणात्मक। आई बात समझ? तो 93% RH कारक पाए जाते हैं, 7% में नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपके आंकड़े और प्रश्न जो इसमें है नोट कर लेना कि RH कारक क्या है या RH कारक क्या है। तो प्रश्न नोट करना, लिखना प्रिय छात्र छात्राओं, RH इस तरह, RH फैक्टर यानी कारक क्या है? RH कारक क्या है? इस तरह प्रश्न लिख लेना और लिखना प्रिय छात्र छात्राओं, नोट करके। RH कैपिटल बना सकते हैं, इसको इस तरह भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। तो देखिए नोट करना, उत्तर लिखे RH कारक। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, सुनिए RH कारक। तो देखिए कॉल लैंडस्टीनर, कौन कौन से वैज्ञानिक हुए थे? वही कॉल लैंडस्टीनर, ठीक है ना। कॉल लैंडस्टीनर जिसने किसकी खोज की थी? रुधिर वर्गों की। कॉल लैंडस्टीनर एवं बीनर ने। आई बात समझ में प्रिय छात्र छात्राओं? किसने? बीनर ने। कॉल लैंडस्टीनर एवं बीनर ने
किसने? वीनर ने। एक वैज्ञानिक हुआ था वीनर ने, कोष्टक में लिख लेना 1940 में। सने कौन से सन में खोजा था? 1940 में। तो ध्यान देना, कॉलैंडस्टीनर एवं वीनर ने मकाका रीसस बंदर की, मकाका रीसस एक बंदर का नाम था, मैंने बताया था, इनका पालतू बंदर था ये, मकाका रीसस। मकाका रीसस जो बंदर था ना, मकाका रीसस बंदर की आरबीसी में, मकाका रीसस बंदर, बंदर की आरबीसी। आरबीसी जानते ही हैं आप, लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिर कोशिकाएं। आरबीसी में, आरबीसी में अन्य प्रकार के, आई भाषा में, आरबीसी में अन्य प्रकार के, आरबीसी में अन्य प्रकार के कारक का पता लगाया था। अन्य प्रकार के कारक का पता लगाया था। एक अन्य प्रकार कारक का पता लगाया। दो कारक तो पहले से, दो प्रतिजन तो पहले से पाए जाते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। एक नया कारक और बता दिया, पता लगाया था। इन्हें RH कारक कहते हैं। क्या कह देते हैं इन्हें? RH। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, इन्हें RH कारक कहते हैं। गौर देना, बहुत महत्वपूर्ण पाठ आपका है चार जो चल रहा है। इन्हें RH कारक कहते हैं। और RH संकेत का प्रयोग, जो RH है ना, RH संकेत का प्रयोग, RH संकेत का प्रयोग, आई भाषा में प्रयोग रीसस शब्द को दर्शाने के लिए। किसको? रीसस है, मक्का का रीसस में खोजा था तो रीसस हो गया प्रिय छात्रों, रीसस, यानी RH संकेत का प्रयोग रीसस। ठीक है ना? तो बोर्ड को साफ कर देते हैं। तो ध्यान देना, लिखना RH संकेत का प्रयोग रीसस शब्द को दर्शाने के लिए। रीसस लिखना आगे, रीसस शब्द को, रीसस शब्द को दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए किया जाता है। रीसस शब्द को दर्शाने के लिए किया जाता है, किया जाता है। आई भाषा में रीसस शब्द को दर्शाने के लिए किया जाता है। और जिन व्यक्ति में यह पाया जाता है उन्हें RH धनात्मक, तो लिखना आगे, जिन व्यक्ति में, जिन व्यक्ति में यह पाया जाता है, जिन व्यक्ति में यह पाया जाता है, जिन व्यक्ति में यह पाया जाता है उन्हें RH धनात्मक, क्या कह देते हैं प्रिय छात्र छात्राओं ने? RH धनात्मक। आई भाषा में उन्हें RH धनात्मक। तथा जिनमें नहीं पाया जाता है, नोट करना, उन्हें RH धनात्मक। तथा जिनमें, तथा जिनमें, तथा जिनमें, जिनमें नहीं पाया जाता है, तथा जिनमें नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, उन्हें RH धनात्मक। तथा जिनमें नहीं पाया जाता है क्या कह देते हैं उन्हें? उन्हें RH ऋणात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? RH ऋणात्मक। गौर देना प्रिय छात्र छात्राओं, उन्हें RH ऋणात्मक, माइनस लगा देते हैं ना, ऋणात्मक कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया RH कारक। RH कारक क्या है? कॉलैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने 1940 में मकाका रीसस नामक बंदर की आरबीसी में एक अन्य प्रकार के कारक का पता लगाया था, जिन्हें हम क्या कहते हैं? RH कारक कहते हैं। और RH संकेत का प्रयोग रीसस शब्द को दर्शाने के लिए किया जाता है। और जिन व्यक्तियों में पाया जाता है वो उन्हें क्या कह देते हैं? RH धनात्मक,
यानी जिनमें पाया जाता है वो क्या होता है, RH धनात्मक, जिनमें नहीं पाया जाता है उसे हम RH ऋणात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय छात्र छात्राओं ने, RH ऋणात्मक कहते हैं। आई बात समझ में। और मैंने जो आंकड़ा बताया था स्टार लगा के नोट कर लेना, ध्यान देना। विश्व में 85% लोग, विश्व में 85% लोग कैसे हैं भाई, RH धनात्मक। कैसे हैं, RH धनात्मक। विश्व में 85% लोग RH धनात्मक तथा 15% RH, 15% RH कैसे होते हैं, RH ऋणात्मक पाए जाते हैं। 15% कैसे होते हैं, RH ऋणात्मक पाए जाते हैं। RH माइनस लगा लो, RH ऋणात्मक बोलते हैं, पाए जाते हैं। आई बात समझ में। ये आपका टॉपिक कौन सा हो गया, RH, ठीक है ना, कि RH किसे कहते हैं। तो ये मकाकर रीसस नामक बंदर में खोजा था इसको सबसे पहले, ठीक है ना। तो ध्यान देना, समझना। और जिनमें पाया जाता है वो RH धनात्मक, जिनमें नहीं पाया जाता है उसे हम RH ऋणात्मक कहते हैं, ठीक है ना। और जिनमें नहीं पाया जाता है वो कैसे हो गए, RH ऋणात्मक, पाया जाता है RH धनात्मक। और भारत के संदर्भ में मैंने क्या बताया था कि 93% लोग कैसे होते हैं, RH धनात्मक, और 7% कैसे होते हैं, RH ऋणात्मक। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, आज को आपको मैंने 3 प्रश्न बताए कि रुधिर वर्गों की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की, ठीक है ना। EBO रक्त समूहीकरण क्या है, ये प्रश्न है आपका। और तीसरा RH कारक क्या है। आई बात समझ में। अगला जो टॉपिक है इसमें, यानी विभिन्न प्रकार के जो रक्त समूह हैं उनको एक सारणी के द्वारा समझाया गया है, उसके बारे में अगले नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो इसको प्रिय छात्र छात्राओं नोट कर लेना नोटबुक में, और साथ ही साथ इसको याद करके चलो, ठीक है ना। और महत्वपूर्ण सूचना कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक किया करो, वीडियो को अधिक से अधिक, जो वीडियो हम बना रहे हैं मैथ की, साइंस की और इंग्लिश की, 10वीं के सिलेबस में आपके 3 विषयों की ऑनलाइन वीडियो चल रही हैं आपकी, तो उनमें आप इनको 3 वीडियो जो हैं उनको देखा करो, अधिक से अधिक शेयर किया करो, होमवर्क भी पूरा रखा करो। क्यों, वैसे हम आपको पता है टूर पर आ रहे हैं, हर बच्चे के पास धीरे धीरे आते जा रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है अपना होमवर्क पूरा मिले, किसी का होमवर्क अधूरा नहीं होना चाहिए। साथ में मेहनत करो, क्योंकि हमारा लक्ष्य 10वीं में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होना है। साथ ही साथ हमने जो बड़े कंपटीशन है, नीट है, MBBS का जो नीट होता है, या IIT है, जैसे बड़े कंपटीशन है वो फाइट करने हैं। तो प्रिय छात्र छात्रा अभी से लगन लगा के मेहनत करो, ठीक है ना। और घर पर रहो, सुरक्षित रहो, और अधिक से अधिक मेहनत करो घर पर रहकर, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी के इस समय में BDS जो विद्यालय उसके द्वारा आपके लिए घर बैठे सुविधा दी जा रही है, इसलिए घर पर रहो, सुरक्षित रहो। साथ ही जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप नियमित रूप से अध्ययन करो। थैंक्स, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओके, धन्यवाद।